साझेदारी का सामान्य परिचय पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। उसमें साझेदारी की परिभाषाएं, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान, साझेदारी खाते, इसमें जैसे डबल अकाउंटिंग सिस्टम रखेंगे, कौन सी विधि रखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, इसमें पार्टनर्स कैपिटल तथा करंट अकाउंट्स आएंगे। फिर पांचवा है मैनेजर कमीशन तथा अन्य समायोजन की गणना किस प्रकार होगी, आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां कौन कौन सी होगी, पूंजी पर ब्याज अतीत के कोई समायोजन किस प्रकार करेंगे, साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात के समायोजन, तथा 10वां साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। ये मुख्य रूप से बिंदु रहेंगे जो कि पहले पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे। साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी को समझने से पहले अपन एकांकी व्यवसाय को समझेंगे। एक व्यापारी के द्वारा व्यवसाय का संचालन, अर्थात व्यवसाय में पूंजी वही लगाता है, जोखिम भी वही सहन करता है तथा व्यवसाय के कार्यों का नियंत्रण उसी के द्वारा किया जाता है, अर्थात संपूर्ण कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। परंतु जब वह अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी तथा प्रबंध में दूसरों की सहायता होगी, तो अब वह एक से दो व्यक्तियों को जोड़ेगा, अर्थात वह अपने व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय में बदलेगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभ हानि को आपस में विभाजित करने के लिए आपसी समझौता करते हैं तो उसे अपन साझेदार अथवा साझेदारी कहते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाएंगे तथा सामूहिक रूप से वो साझेदारी फर्म कहलाएगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है, ये इसकी परिभाषा है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उनके सबके द्वारा अथवा उनमें से एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। अर्थात भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है कि आपस में पारस्परिक संबंध, लाभों को बांटना तथा या तो आप सभी व्यवसाय कर लो या आप सब में से कोई एक व्यवसाय का संचालन करेगा। की विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी की स्थापना करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं कहलाता। साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तियों के मध्य अनुबंध का होना। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 कहती है कि साझेदारों के मध्य व्यवसाय चलाने तथा लाभों को बांटने के लिए या तो लिखित या मौखिक अनुबंध होना चाहिए, परंतु आयकर अधिनियम कहता है कि अनुबंध लिखित ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लाभों का विभाजन। साझेदारी लाभ कमाने के लिए करते हैं, जो भी लाभ वर्ष में कमाते हैं वो साझेदार आपस में बांटते हैं। यदि वो लाभ का विभाजन नहीं करते तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। यदि आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए एक होकर कार्य करते हैं, अर्थात 2 या 3 व्यक्ति मिलकर कोई धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। अब अपन ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए तथा बी को तो लाभ में हिस्सा मिलता है, परंतु सी को लाभ में हिस्सा नहीं मिलता, तो सी साझेदार नहीं कहलाएगा। अर्थात ए, बी, सी साझेदार है, परंतु ए और बी को लाभ मिलता है, सी को लाभ नहीं मिलता, तो सी साझेदार नहीं कहलाएगा। विपरीत, यदि ए, बी तथा सी साझेदार है तथा ए और बी तय कर ले कि सी को यदि हानि होने पर सी की हानि ए और बी वहन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से एक साझेदार द्वारा, अर्थात व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार मिलकर कर लो या सभी साझेदार ये तय कर लो कि उनमें से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करेगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका व्यवसाय का होना।
अर्थात व्यवसाय का संचालन होना चाहिए तथा उस संचालन से लाभ कमाना चाहिए तथा व्यवसाय है वो कानूनी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 आपका कहता है साझेदारी अधिनियम का लागू होना। साझेदार अपने कर्तव्य व अधिकारों का निर्धारण मिलकर समझौते के आधार पर करते हैं, परंतु यदि उन्होंने मिलकर समझौता नहीं किया है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो नियम है वो स्वतः लागू हो जाएंगे। अब आपका पॉइंट है, टॉपिक है साझेदारी सल्लेख। यह एक ऐसा प्रलेख है जो व्यवसाय के नियम व उपनियमों की व्याख्या करता है। अर्थात व्यवसाय के जो नियम तथा उपनियमों को व्याख्या समझाने का काम है वो आपका साझेदारी सल्लेख करता है। तो साझेदारी का जन्म साझेदारों के मध्य होने वाले पारस्परिक मौखिक या लिखित अनुबंध से, अर्थात परस में मिलकर मौखिक या लिखित अनुबंध करते हैं। अतः साझेदारों के मध्य लिखित रूप से होने वाला यह समझौता या अनुबंध साझेदारी सल्लेख कहलाते हैं। अर्थात साझेदारों के मध्य में जो लिखित अनुबंध होगा वही आपका साझेदारी सल्लेख कहलाएगा। साझेदारी सल्लेख की आवश्यक बात है। पहला पॉइंट, फर्म का नाम एवं पता। अर्थात सभी साझेदार मिलकर यह तय करेंगे कि फर्म का क्या नाम होगा तथा उसका मुख्य कार्यालय का क्या पता रहेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, साझेदारों के नाम एवं पते। अर्थात प्रत्येक साझेदार का नाम, पिता का नाम तथा उनके घर का पता का उल्लेख आपको सल्लेख में करना पड़ेगा। नंबर तीसरा पॉइंट, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति। अर्थात संस्थान किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे वो सभी साझेदार मिलकर तय करेंगे, उसका उल्लेख भी साझेदारी सल्लेख में करना पड़ेगा। नंबर चौथा पॉइंट, लाभ विभाजन अनुपात। फर्म का लाभ हानि किस अनुपात में विभाजित होंगे। अर्थात मान लो 3 पार्टनर हैं, वो बराबर बांटेंगे या उनका अनुपात 3:2:1 होगा। जो होगा वो पहले से लिख दें क्योंकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। नंबर 5वां पॉइंट, साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी पूंजी व्यापार में विनियोजित करेगा तथा पूंजी खाते परिवर्तनशील होंगे या स्थायी। अर्थात स्थायी विधि में आपके 2 खाते खुलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल तथा पार्टनर्स करंट। परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही खाता खुलता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल। अर्थात परिवर्तनशील विधि में पूंजी परिवर्तित होती रहती है, जबकि स्थायी विधि में वर्ष पर्यंत पूंजी उतनी ही रहती है। यह तय कर सल्लेख में लिख देंगे। नंबर 6 पॉइंट, पूंजी पर ब्याज। अर्थात पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यदि देंगे तो पूंजी पर ब्याज की क्या दर होगी उसका उल्लेख भी करना पड़ेगा। नंबर 7वां पॉइंट, आहरण की राशि। अर्थात प्रत्येक साझेदार यदि अपने निजी खर्चों के लिए व्यापार में से पैसे निकालेगा तो वह कितना निकाल सकेगा वह पहले से तय होना चाहिए। आहरण पर ब्याज। अर्थात साझेदारों द्वारा जो आहरण किया गया उस पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं। यदि लिया जाएगा तो ब्याज की दर क्या होगी। नंबर 9 पॉइंट, वेतन एवं कमीशन। अर्थात साझेदारों को वेतन देंगे तो कितना देंगे, कमीशन की क्या दर होगी वह पहले से तय होना चाहिए तथा उसका उल्लेख साझेदारी सल्लेख में होना चाहिए। साझेदारों से ऋण। अर्थात आप फर्म ने साझेदारों से ऋण लिया है तो उस पर ब्याज की दर कितनी होगी, अर्थात उन्हें कितना ब्याज की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। 11वां पॉइंट, बैंक खाते। अर्थात आप बैंक का खाता कौन सी बैंक में खोलेंगे तथा किन किन साझेदारों के हस्ताक्षर बैंक में हो सकेंगे। 12वां पॉइंट, साझेदारी की स्थापना एवं समापन की तिथि। अर्थात साझेदारी की स्थापना की दिनांक का उल्लेख करना पड़ेगा तथा वह साझेदारी कितने समय के लिए चलेगी
तो उसके समापन की तिथि का उल्लेख करना पड़ेगा। 13वां पॉइंट, साझेदार के प्रवेश तथा अवकाश ग्रहण करने के नियम, अर्थात पहले से 2 साझेदार थे, अब कोई तीसरा साझेदार आता है तो वह कितनी पूंजी लाएगा, उसके गुडविल का क्या मूल्यांकन रहेगा, वो पहले से तय होना चाहिए। या उसको प्रवेश के लिए कौन कितने साझेदार अनुमति देंगे, वो सभी पहले से तय होना चाहिए। अवकाश ग्रहण करने के नियम, अर्थात कोई साझेदार व्यवसाय छोड़कर जाता है अर्थात अवकाश ग्रहण करता है तो वह कितने समय पहले नोटिस देगा, अर्थात 3 महीने पहले वो कोई व्यापार में सूचना देगा तो उसका उल्लेख पहले से होना चाहिए, तथा वह छोड़कर जाने पर उसको कितनी राशि का भुगतान की विधि कौन सी अपनाई जाएगी, कि उसको एक मुश्त भुगतान होगा या उसको लोन के रूप में रखा जाएगा, वो सभी आगे विस्तार पूर्वक आएगा। 14वां पॉइंट, ख्याति का मूल्यांकन, अर्थात जब कोई नया साझेदार आएगा तथा कोई अवकाश ग्रहण करेगा तो गुडविल का मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, उस विधि का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 15वां पॉइंट, खातों का अंकेक्षण, अर्थात खातों का अंकेक्षण कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। यदि कराया जाएगा तो अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होगी, किस प्रकार की जाएगी, उसका उल्लेख भी होना चाहिए। 16वां पॉइंट, गार्नर बनाम मरे नियम का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं, अर्थात जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए गार्नर बनाम मरे नियम लागू होगा या नहीं, यह पहले से तय होना चाहिए। 17वां पॉइंट, विवादों का निपटारा, अर्थात साझेदारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उन विवादों को निपटारे के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे, अर्थात आप पंच को बुलाएंगे या न्यायालय का शरण लेंगे, तो उसका पहले से उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी सल्लेख की आवश्यक बातें। अब अपन साझेदारी सल्लेख की आवश्यक बातों को एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। ए, बी तथा सी साझेदार है। अपन इस प्रश्न को 2 प्रकार से करेंगे। पहला, ऊपर वाला जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा साझेदारी सल्लेख का अभाव, अर्थात आप पहले कोई तय नहीं करते हो, अभाव रहता है। तथा नंबर दूसरा जो रहेगा अपना पार्ट, उसमें रहेगा साझेदारी सल्लेख के अनुसार, अर्थात आपने आवश्यक बातें जो है पढ़ी थी उसमें जो तय किया था वैसे इन साझेदारों ने भी तय किया है उसके अनुसार। तो अब अपन प्रश्न प्रारंभ करते हैं। ए, बी तथा सी साझेदारी में शामिल होते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 50,000 तथा 50,000 है, अर्थात वो वर्ष के प्रारंभ में 50,000 रुपये पूंजी लगाते हैं तथा वो वर्ष भर व्यापार करते हैं तो उस व्यापार से उनको 60,000 रुपये मिलते हैं। परंतु इन तीनों साझेदारों ने कोई तय नहीं किया था कि हम लाभ किस प्रकार बांटेंगे, या वेतन मिलेगा या कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बारे में कोई तय नहीं किया। तो अब अभाव होने के कारण इस 60,000 को अपन तीनों साझेदारों में बराबर बांट देंगे, अर्थात ए, बी तथा सी में बराबर बांटेंगे 60,000 को, तो 20,000, 20,000 तथा 20,000 ए, बी, सी को लाभ हो जाएगा। चूंकि अपन को पता है कि कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाता है तो अपन 50,000 में प्रॉफिट 20,000 को जोड़ेंगे तो कैपिटल उसकी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी 70,000। बी की जो पूंजी थी 50,000 उसमें 20,000 जोड़ेंगे तो उसकी भी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी 70,000, तथा सी की 50,000 है उसमें भी 20,000 लाभ के जोड़ेंगे तो कैपिटल बन जाएगी 70,000। अभी ए, बी, सी में कोई नियम तय नहीं हुए थे, साझेदारी सल्लेख का अभाव था, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इसलिए उन्होंने 60,000 को बराबर बांट दिया तथा पूंजी में 20,000 जोड़ने पर उनकी वर्ष के अंत की पूंजी 70,000 तथा 70,000। अब अपन साझेदारी सल्लेख के अनुसार यदि वो व्यवस्था करते हैं, अर्थात साझेदारी सल्लेख में निम्न बातों का वर्णन किया है उन्होंने, अर्थात निम्न बातें लिखी है उन्होंने कि हम ये नियम अपनाएंगे, तो उन्होंने साझेदारी सल्लेख के अनुसार कहा, पहला पॉइंट उन्होंने कहा पूंजी पर ब्याज 10% मिलेगा, अर्थात उनकी जो पूंजी थी 50,000 उन्होंने तय किया हो कि 10% मिलेगा, अर्थात 50,000 का 10% 5,000 तथा 5,000, क्योंकि बी और सी की भी पूंजी 50,000 ही 10% हो जाएगा 5,000।
फिर उन्होंने तय किया कि जो पार्टनर ए है उसको 10,000 रुपये वेतन मिलेगा वर्ष का, अर्थात वर्ष भर वो कार्य करेगा, उसे 10,000 रुपये क्या मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा। तथा उन्होंने तय किया कमीशन बी को मिलेगा कितना हजार, 5,000 रुपये। तथा चौथा पॉइंट उन्होंने तय किया कि लाभ को वो 3:2:1 में बांटेंगे, अर्थात लाभों का अनुपात जो रहेगा बंटवारे का वो रहेगा 3:2:1। ऊपर अभाव था तो अपन ने लाभ को बराबर बांट दिया था, पर अब उन्होंने तय कर दिया कि लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। अपन ने सल्लेख में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसमें पहला पॉइंट आया था आपके कि साझेदारों के नाम तथा पते वो लिख देंगे। साझेदार पूंजी लाएंगे तो देखो पूंजी लेकर आए, 50,000 रुपये पूंजी लेकर आए थे। फिर आपके पॉइंट आया था पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, हाँ दिया गया है, तो कितनी दर, तो ये देखो दर भी आ गई आपकी, कितने परसेंट, 10%। फिर आपके था वेतन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वेतन दिया गया, कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपये वर्ष का दिया जाएगा। फिर तय किया कि कमीशन कितना, या तो प्रतिशत में आता है या लिखा हुआ था, अपन ने तय किया भाई कमीशन बी को 5,000 रुपये मिलेगा। ये जनरल वे में जब आपके प्रश्न अभ्यास प्रश्न करोगे उसमें क्या है, कमीशन आपकी सेल्स बेस पर दिया जाता है प्रतिशत के रूप में, तो इन्होंने कहा कमीशन बी का 5,000 रुपये दिया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है लाभों को वो 3:2:1 में विभाजित करेंगे। आपके साझेदार सल्लेख में आया कि वो लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट मैटर न हो, इसके लिए वो पहले से तय कर दिया कि उन्होंने लाभ को अनुपात 3:2:1। पर ये सारा काम साझेदारी सल्लेख के अनुसार हुआ है, आई समझ में, अर्थात अपन ने जो पढ़े थे कोई साझेदारी सल्लेख के अनुसार ये कार्य करेंगे, तो यह यदि कार्य करेंगे अर्थात ये समायोजन करेंगे तो लाभ में भी सबके बंटवारे में अंतर आएगा। तो अब अपन देखते हैं, यदि ए बी तथा सी का ब्याज दिया जाए तो 5,000 5,000 तथा 5,000 टोटल हो गए 15,000 रुपये ब्याज के। ए को वेतन दिया जाएगा 10,000 अर्थात 15 और 10 25,000 रुपये, तथा बी को कमीशन दिया जाएगा 5,000 अर्थात 25 और 5 30,000 रुपये, अर्थात लाभों में से 30,000 रुपये तो अभी आपके यह समायोजन करने बाकी है। तो अब अपन देखेंगे कि अब अपना जो वो लाभ था 60,000 उसी को अपन प्रश्न में लेंगे, तो 60,000 को अपन लिखेंगे वर्ष का लाभ अब 60,000 है। अब 60,000 में से 15,000 तो ब्याज के, 10,000 ए को वेतन के तथा 5,000 बी को कमीशन के दे दें, तो 15 10 25 और 5 30 तो चले गए, 60 में से 30 चले गए, तो अब समायोजन पर लाभ बचा है 30,000, अर्थात ये समायोजन करने के बाद अपना लाभ कितना बचा है 30,000। उपरोक्त समायोजन करने के बाद लाभ आपका बचा है 30,000। अब इस 30,000 को चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि लाभ हानि अनुपात किस में बांटेंगे, 3:2:1 में, अर्थात इस 30,000 को अपन 3:2:1 में बांटेंगे, अर्थात 15,000 10,000 तथा 5,000 रुपये बांटेंगे। यह सारा कार्य सल्लेख के अनुसार हुआ है, अर्थात इन्होंने पहले से तय किया है कि ये कार्य होना चाहिए। तथा अब अपन आगे पढ़ेंगे कि उनकी पूंजी में भी क्या अंतर आएगा। तो अब लेंगे ए बी तथा सी, उनकी पूंजी थी 50,000 50,000 तथा 50,000 प्रारंभिक पूंजी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5-5 हज़ार रुपये है, तो ए में भी 5,000 जोड़ दिए, बी में भी 5,000 जोड़ दिए तथा सी में भी 5,000 इंटरेस्ट के जोड़ दिए। अब वेतन ए को कितना 1,000 रुपये मिला है, 10,000 रुपये वर्ष का, केवल ए को मिला है तो केवल ए में लिखेंगे अपन 10,000, बी तथा सी में नहीं लिखेंगे, बी सी में डैश कर दिया अपन ने। कमीशन केवल किसको मिला है, बी को, कितना 1,000 5,000, तो केवल बी में लिखा है मैंने 5,000 रुपये, ए में नहीं लिखा है, सी में नहीं लिखा है। परंतु जो लाभ आया था 30,000 रुपये वो तो तीनों में बटेगा, क्योंकि तय है लाभों का अनुपात 3:2:1 में बांटेंगे। तथा अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें था यदि किसी साझेदार को ए बी तथा सी में से यदि किसी साझेदार को आप लाभों में हिस्सा नहीं देते तो वो साझेदारी नहीं कहलाती, अर्थात तीनों को इन्होंने कहा 3:2:1 में विभाजित करेंगे। तो 30,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा 15,000 10,000 तथा 5,000। तो अब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तथा प्रॉफिट, अर्थात ए में इंटरेस्ट भी जुड़ गया, वेतन भी जुड़ गया, बी में इंटरेस्ट जुड़ गया तथा कमीशन जुड़ गया, सी में
कैपिटल के 50,000, 5,000 इंटरेस्ट के, सैलरी कमीशन इसको मिलाने। फिर योग किया तो इसका 80,000 रुपये, बी का 70,000 रुपये तथा सी का 60,000 रुपये। अर्थात ये सारे समायोजन के बाद क्लोजिंग कैपिटल जो आ रही है वो 80,000, 70,000 तथा 60,000 आ रही है। अर्थात अब देखो ए की पूंजी 80,000 हो गई, जबकि यदि ये नहीं संलेख होता तो उसकी पूंजी कितनी होती? 70,000 रुपये। बी की पूंजी अब कितनी हो गई? 70,000, परंतु बी की पूंजी पहले भी कितनी थी? 70,000। अर्थात बी को, पर ए और बी सी करेंगे वो सारा काम, समायोजन करेंगे। यूँ नहीं है कि बी को नहीं फर्क पड़ा तो समायोजन सबके लिए करना पड़ेगा। सी को 70,000 रुपये पहले मिले थे, परंतु अब कितने मिले? 60,000 रुपये। अर्थात सी की पूंजी क्या हो गई? कम हो गई। तो अर्थात अब इनकी एक क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 80, 70 तथा 60,000। यह जो समायोजन किया आपने, यह आपके एक पॉइंट आया था जिसमें आया था कि साहब पूंजी लेकर आएंगे तथा पूंजी खाते। तो पूंजी खाते के लिए अपन ने कहा था कि एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यह कब होता है? जब स्थिर पूंजी होती है। पर परिवर्तनशील पूंजी में केवल एक ही खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल, अर्थात पूंजी परिवर्तित होती है। देखो ए की पूंजी पहले 50,000 थी, अब परिवर्तित होकर कितनी हो गई? 80,000। बी की पूंजी कितनी थी? 50,000, परिवर्तित होकर कितनी हो गई? 70,000। सी की पूंजी कितनी हो गई? 50,000, परिवर्तित कितनी हो गई? 60,000। अर्थात पूंजी में परिवर्तन हो गया। तो ये सभी समायोजन करने के लिए आपको एक तो इन सभी समायोजन के लिए आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। आपको वो बनाकर ये सारे जो समायोजन है, ये सारा जो अपन ने समायोजन किया, ये सारा समायोजन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तथा ये जो अपन ने क्लोजिंग कैपिटल जो ज्ञात किए, यह सब आपको पूंजी खाते बनाकर करना पड़ेगा। हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकांकी व्यवसाय की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है तो स्वामी के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, परंतु साझेदारी फर्म की दशा में शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारी संलेख के अनुसार विभिन्न साझेदारों में बांटना होता है। इसके लिए वह लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। साझेदारी फर्म में शुद्ध लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र का खाता होता है। पूंजी पर ब्याज, वेतन व कमीशन व्यवसाय के लिए व्यय है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। परंतु आहरण पर ब्याज फर्म की प्राप्ति है, आय है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित करते हैं। अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आदि तो डेबिट में आएंगे, पर आहरण पर ब्याज है वह व्यवसाय की प्राप्ति है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। इसका प्रारूप रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो सन होगा वो लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि ये लाभों को बांटने के लिए है। तो यदि वर्ष में साझेदारों को लाभ होगा तो अपन लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, परंतु हानि हो गई तो अपन लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, अर्थात लाभ क्रेडिट में आते हैं तथा हानियां डेबिट में आएगी। अब आप उन लाभ तथा हानियों को बांटने का काम करेंगे, परंतु अभी समायोजन करने हैं तो उसके लिए अपन लिखेंगे समायोजन के लिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए तथा बी। बात ये ब्याज बाहर आ जाएगा। उसके बाद में टू पार्टनर सैलरी, अर्थात ए को तथा बी को मासिक त्रैमासिक जो भी देंगे वो सैलरी योग बाहर आ जाएगा। उसके बाद में टू पार्टनर्स कमीशन, अर्थात ए तथा बी को आपने कोई कमीशन देना तय किया सेल्स पर,
जितना प्रतिशत, तो वो निकाल कर अपन ए और बी का लिख कर बाहर की तरफ लिख देंगे, या तो प्रतिशत में है या रुपए तय, जो भी हो वो। उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अर्थात साझेदारों ने जो वर्ष में निजी प्रयोग के लिए आहरण किया है रुपयों का, तो उस पर ब्याज फर्म लेगी, अर्थात वह व्यवसाय की आय है। इसलिए वो अपन क्रेडिट में लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस प्रतिशत की दर से साझेदारी सल्लेख में आया था, ब्याज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा यदि तो कितने प्रतिशत की दर, उस दर से निकाल कर अपन बाहर लिख देंगे। उसके बाद में यदि रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहे कभी, अर्थात जो लाभ है उसे भविष्य के लिए कोई हस्तांतरित कर दे रिजर्व के रूप में, तो जितने प्रतिशत कहे उतने प्रतिशत अपन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद अपन इन सारी मदों को जमाने के बाद में अपना या तो लाभ आएगा या हानि, अर्थात अपन नेट प्रॉफिट जो आया तथा ड्राइंग को जोड़कर क्रेडिट पक्ष का जोड़ लगाए तथा डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इन सब को जोड़कर घटाया, क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा तथा डेबिट पक्ष का योग कम, तो आपका फायदा आएगा। तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, अर्थात कैपिटल या करंट का मतलब जब पूंजी स्थिर होती है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जब पूंजी परिवर्तनशील विधि होगा तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि अपन ने पूंजी खाते के लिए पढ़े थे कि पूंजी खाते या तो पूंजी स्थिर के अनुसार बनते हैं या परिवर्तनशील के अनुसार। उसके बाद में यदि डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा तथा क्रेडिट पक्ष का योग कम, तो आपका नुकसान आएगा। लिखोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट लॉस, उसको आप अनुपात में बांटोगे, और वो भी अनुपात कौन से, जो आपने साझेदारी सल्लेख में तय किए हैं कि हम लाभ विभाजन इस अनुपात में करेंगे, उस अनुपात में लाभ तथा हानि को बांट दोगे तथा उन्हें योग उनका बाहर लिख दोगे। फिर नीचे दोनों तरफ का योग आ जाएगा। इस प्रकार अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या तो लाभ या हानि निकलेगी। साझेदारी, साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी सल्लेख की आवश्यक बातें तथा लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप को हमने समझा था। अब हम लाभ हानि नियोजन खाते का एक प्रश्न हल करेंगे। अमित तथा विजय ने 1 जनवरी 2012 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,50,000 थी। साझेदारी सल्लेख में निम्न बातों का वर्णन है। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अमित को 2,000 रुपये प्रतिमास तथा विजय को 3,000 रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा। लाभों को 3:2 में विभाजित करेंगे। 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले, अर्थात ये जो समायोजन है ये करने से पहले फर्म का लाभ है 2,16,000। आहरण पर ब्याज अमित 2,200 तथा विजय 2,500। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। अब हम लेंगे प्रश्न को पुनः एक बार वापस समझेंगे। 10% पूंजी पर ब्याज, पूंजी थी 1 की 2 लाख तथा 1,50,000, तो कहेंगे 2 लाख का 10% 20,000, 1,50,000 का 10% 15,000। अमित 2,000 रुपये प्रतिमास, तो हो जाएंगे 12 महीने के अनुसार 24,000 और इसके 12 महीने के अनुसार हो जाएंगे 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी तथा सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी। उसके बाद आ गया आहरण पर ब्याज 2,200 तथा 2,500। चूँकि इन्होंने वर्ष में आहरण किया है तो उस आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आएगी 2,200 तथा 2,500। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। एक बार पुनः दोहरान कर लेते हैं। आपका जो प्रारूप था, यदि साझेदारों को लाभ होता है तो क्रेडिट में आता है तथा हानि होती है तो डेबिट में आती है। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन
तथा यदि कोई ट्रांसफर रिजर्व में किया हो तो वह सब डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आते हैं। अब अपन अपना प्रश्न हल करते हैं बाई प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि अपना प्रॉफिट आया था 2,16,000, अभी एडजस्टमेंट करने बाकी है, इसलिए लिख दिया 2,16,000। उसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूँकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आता है, तो लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित अपने निकाला था 2 लाख का 10% 20,000, 1,50,000 का 10% 15,000, योग हो गया 35,000 बाहर आ गया। उसके बाद में टू पार्टनर्स सैलरी, अमित 12 महीने के अनुसार 2,000 से 24,000, विजय की 3,000 से 12 महीने के लिए 36,000, योग हो गया 60,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमित 2,200 क्योंकि उन्होंने निकाल के ही दे दिया था, तथा विजय 2,500। चूँकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, आय है, इसलिए क्रेडिट में आता है, तो योग बार आ गया 4,700। 2,200 प्लस 2,500 बराबर 4,700। उसके बाद अपन क्या करेंगे, चूँकि मैंने प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का 2,16,000 तथा 4,700 का योग करेंगे तो योग आएगा 2,20,700, जबकि 35 तथा 60 का योग करेंगे तो आएगा 95,000। अर्थात 2,20,700 और 95,000, अर्थात क्रेडिट ज़्यादा है तथा डेबिट कम है। तो हमें पता है क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा तथा डेबिट पक्ष का योग कम होता है तो प्रॉफिट होता है। तो इस 2,20,000 में से 95,000 घटाएंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,700। 1,25,700 को आपको कहा हुआ था लाभों को 3:2 में बांटना है, तो अपन 1,25,700 को अमित के लिए बांटेंगे 3/5। 1,25,700 इंटू 3/5, तो उत्तर आएगा 75,420। विजय के लिए बांटेंगे 1,25,700 इंटू 2/5, तो आएगा 50,280। अपन यह जो फ़ायदा है वो अपन ट्रांसफ़र करते हैं या तो पार्टनर्स करंट में या पार्टनर्स कैपिटल में। पूंजी स्थिर होती है तो करते हैं करंट में, परंतु परिवर्तनशील होती है तो करते हैं कैपिटल में। पर अभी कोई सूचना नहीं इसलिए अपन कर देंगे कैपिटल में ट्रांसफ़र। तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमित कैपिटल अकाउंट 75,420 तथा विजय कैपिटल अकाउंट 50,280, दोनों का योग लगाएंगे तो आएगा 1,25,700, क्योंकि अपन ने 1,25,700 को ही बांटा था। अपन का फर्म का जो लाभ था वो 1,25,700 ही था। योग लगाया इधर का 2,20,700, इधर का योग लगाया 2,20,700। इस प्रकार अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रश्न हल हो जाएगा।